हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि भविष्य में मानव जीवन को प्रभावित करने की बहुत ही अतुलनीय क्षमता है इस टॉपिक के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या? इसका नाम अपने आप में बता रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, ऐसी बुद्धिमत्ता या ऐसी बुद्धि जिसे कृत्रिम रूप से किसी चीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, देखो बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग का गुण है। ठीक है, और कृत्रिम रूप से उसको किसी दूसरे के अंदर, ऑब्वियसली आप ह्यूमन के पास तो नेचुरली वो क्षमता है, तो आप किसके अंदर इंट्रोड्यूस करोगे उसको? तो मशीन्स के अंदर या किसी दूसरी चीज के अंदर आप इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो वहीं से देखना इसकी परिभाषा बनकर के आती है। इट इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हिच डील्स विद डेवलपिंग कंप्यूटर्स और मशीन्स एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर्स या मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बनाया जाता है जितने कि मनुष्य खुद है। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर जो बुद्धिमत्ता पाई जाती है, इंटेलिजेंस पाई जाती है, उसे मशीन्स या कंप्यूटर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है। ये जो शब्द है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक साइंटिस्ट थे जॉन मैकार्थी। उन्होंने 1956 के अंदर MIT बॉस्टन में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस शब्द को दिया था। ठीक है, MIT जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन के अंदर है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है। तो वहां पर जॉन मैकार्थी जो है कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे और एक लेक्चर के दौरान उन्होंने ये टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस करी थी। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम अपने आप में आपको बता रहा होगा कि इंटेलिजेंस जिसे आर्टिफिशियली मशीन्स या कंप्यूटर्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, बुद्धिमत्ता क्या है? देखो, बुद्धिमत्ता क्या होती है? मनुष्य के पास में एक क्षमता होती है जिसके आधार पर वो चीजों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, बोध करता है, सीखता है, समझता है उनको, और उसके आधार पर वो निर्णय करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करता है, समस्याओं का समाधान करता है। कोई प्रॉब्लम उसके सामने है या कोई सिचुएशन उसके सामने है तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारी की सारी जो क्षमता है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है उसकी बुद्धि। ठीक है, और ये बुद्धि का कौन सा पार्ट है? ये बुद्धि का पार्ट है संज्ञानात्मक बुद्धि। ठीक है, कॉग्निटिव जो इंटेलिजेंस है वो। अब कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो है ये केवल ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। ठीक है, तो अब ये इंटेलिजेंस मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना, यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि जिस प्रकार से कोई मनुष्य चीजों के बारे में सोचता है, ठीक है, उनको समझता है, उनको सीखता है, और इस प्रोसेस के द्वारा जो ज्ञान वो अर्जित करता है उसे समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग में लेता है। ठीक है, और निर्णय करता है, बेटर से बेटर डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस या ये सारे गुण जो है ये अगर मशीन्स के अंदर या किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाए तो ये क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस चीज को समझो। देखो, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना है तो एक बच्चे का आपको एग्जांपल लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली अगर हम एक वयस्क व्यक्ति की बात करेंगे जो एक समझदार है, ठीक है, तो हमारे को थोड़ी सी मुश्किल होती है इस चीज को समझने में कि जितना दिमाग मेरे पास है या एक साधारण मनुष्य के पास है, ये सारी की सारी क्षमता या ये दिमाग जो है, ठीक है, कॉग्निटिव जो इंटेलिजेंस है, ये कैसे किसी मशीन के अंदर कैसे डाल सकते हो आप? ठीक है, तो इसको जब आप स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से जब समझोगे कि कैसे चीजें सीखी जाती है, कैसे इंट्रोड्यूस होती हैं किसी भी मनुष्य के अंदर, तो उसी प्रकार से हम मशीन के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं से जन्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे देखो, एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। छोटा बच्चा होता है जो दुनिया के अंदर अभी आया है, चलना छोटा मोटा जिसको अपन कहते हैं ना, घुटनों के बल चलना, गुडालिया चलना सीखा है वो। ठीक है, और वो धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। आप देखते हैं बच्चे को, वो बस चीजों को देख रहा होता है, मोस्टली वो चीजों को छूता है, मुंह में टच करता है और उसको बस फील कर रहा होता है। वो क्या कर रहा है? वो चीजों के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में ज्ञान जो है उसको इकट्ठा कर रहा है। अब इस दौरान आप एक चीज नोटिस करना कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई गर्म पानी का बर्तन जो है वो पड़ा है और बच्चा गया उसके पास में, बच्चे को थोड़ी पता है कि उसके अंदर गर्म पानी है या ये गर्म है ये बर्तन। वो जाकर के और उसके हाथ टच कर देता है, और जब वो उसके हाथ टच कर देता है तो उसका हाथ जलता है,
और तुरंत उसका हाथ पीछे आता है, ठीक है। और इसी प्रकार की घटना एक या दो बार होती है तो उसके दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन सेट होता है, एक चीज उसके दिमाग के अंदर आती है, ठीक है, कि वो एक चीज को समझ जाता है कि भाई अगर मैंने इस बर्तन को छुआ तो मेरा हाथ जलेगा। समझ रहे हो चीज को? तो ये क्या हुआ, ये उसने चीजों का बोध किया, वहां से लर्न किया और उससे जो उसको डेटा मिला, जो उससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको उसने अपने ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर फीड कर लिया, संचित कर लिया, ठीक है। यही प्रोसेस अगर हम, यही चीज जो है अगर हम मशीनों के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, कि वो चीजों को ऑब्जर्व करें और उससे जो भी उनको डेटा प्राप्त होता है, ठीक है, उसको स्टोर करते रहें और उसके आधार पर बेटर से बेटर डिसीजन लेते रहें, और जो भी वो डिसीजन लेते हैं उससे जो इम्प्लीकेशंस होते हैं उससे वापस उसको फीडबैक मिले और वो फीडबैक वो स्टोर करें, और इस प्रकार से ये अनवरत प्रक्रिया एक चलती रहेगी जिसके अंदर आप बेटर से बेटर डिसीजन लेते जाओगे। जैसे देखो, आपने देखा होगा, आप कहोगे कि सब अब ये जैसे समस्या समाधान है, ये कैसे? बच्चे को आपने देखा है कभी, बच्चे की कोई फेवरेट चीज है, वो अमूमन आपने देखा होगा कि मदर फादर जो है वो कहीं ऊपर रख देते हैं ताकि बच्चे की पहुंच से बाहर रहे वो चीज। लेकिन बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखना कि भाई वो इतना समझदार नहीं है, लेकिन उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या जो उसका ब्रेन है, वो उसके आसपास जो उसका ज्ञान है या जो ऑब्जर्वेशन है, उससे जो उसको चीजें पता है, उन्हीं को यूज करके और अपने गोल की तरफ या अपने काम को, टास्क को पूरा करता है। कैसे? वो क्या करेगा, वो कोई ऐसा बर्तन या ऐसी कोई चीज लेकर के आएगा, उसके ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद में लंबा होकर के उस चीज को जो है वो वहां से उतार लेगा, ठीक है। जबकि हम क्या सोचते हैं कि भाई बच्चा है, अपन ने इतना ऊपर रख दिया, अब ये इसके हाथ, इसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन बच्चा क्या करता है कि उसका एक कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा, तो ये चीज समझे आपकी किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इंट्रोड्यूस होती है बच्चों के अंदर, जैसे होती है यही प्रोसेस जो है सेम आप मशीन्स के अंदर करोगे। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, बच्चे के सामने आपने देखा होगा कि अगर मान लो कोई दो पर्सन है, जैसे उसकी मदर भी बुला रही है, उसके फादर भी बुला रहे हैं, या कोई ब्रदर सिस्टर उसे बुला रहे हैं, तो वो वहां पर खड़ा है, अब उसे किस तरफ जाना है ये क्या करता है, उसका ब्रेन डिसाइड करता है। तो ये क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी ह्यूमन इंटेलिजेंस की खास बातें हैं, और यही जब मशीन्स या कंप्यूटर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं बेसिकली, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो मोटा मोटी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, मशीन्स जो होती हैं वो बेसिकली हम उन्हें तीन प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है। मशीन्स को तीन प्रकार में बांट सकते हैं, कौन कौन सी? देखो, एक होती है आपकी बेसिक मशीन्स, मशीन्स जो हैं, सबसे पहला पोर्शन है इसका बेसिक मशीन्स, ठीक है। उसके बाद में आती है कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स, और उसके बाद में तीसरा जो इसका स्टेप होता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? ये देखो, मशीन्स को समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से मशीन्स का एवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ तक ह्यूमन बीइंग पहुंचा। देखो मशीन क्या होती है, सबसे पहले इस चीज को समझो। मशीन की परिभाषा सबसे अच्छी दी गई है थ्री इडियट मूवी के अंदर, ठीक है। उसके अंदर आमिर खान बोलता है कि हर वो चीज, ठीक है, आर्टिफिशियली मेड हर वो चीज जो मनुष्य का काम, इंसान का काम इजी बनाए, वो है मशीन। पेन की निब से लेकर के पेन की जिप तक हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज जो है वो क्या कहलाती है, वो होती है मशीन, ठीक है। तो बेसिक मशीन्स के अंदर कौन सी चीजें आएगी या कौन कौन सी मशीन्स आएगी? देखो, जैसे आपने पेन की बात करी, पेन हो गया, हथौड़ी हो गई, आपकी चाकू हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये बेसिक मशीन्स हैं जो खुद से कोई काम नहीं करती हैं, वो मनुष्य द्वारा किसी भी काम को इजीली संपन्न करने के अंदर हेल्प आउट करती हैं, बस, ठीक है। फिर उससे अगला स्टेप आया, मशीन्स का एवोल्यूशन किया हमने, और दूसरे टाइप की मशीन्स आई ऑटोमेटिक मशीन्स, जिसके अंदर हमने एक उसको सर्टेन इतनी इंटेलिजेंस दे दी या इतने उसके अंदर कोडिंग कर दी कि जिसके द्वारा कोई एक कार्य को, एक टास्क को वो रिपीटेडली जो है उसको परफॉर्म करती रहे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो मशीन्स थी उनके अंदर, जैसे अपन ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिन्हें हम नॉर्मली आज के टाइम के अंदर हम बोलते हैं रोबोट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर टास्क को पर्टिकुलर मैनर के अंदर बार बार परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे देखो, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसका चित्र है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये गाड़ी है, गाड़ी बन रही है, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गाड़ी आगे की तरफ ये आती रहती है, और ये जो आपको रोबोट्स या मशीन्स, जो आपको ऑटोमेटिक मशीन्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या करती हैं, डोर फिटिंग का काम है या जो भी पर्टिकुलर इनका टास्क है उसको परफॉर्म करती है। कि गाड़ी आई,
इस मशीन ने या इस रोबोट ने उसके जो दरवाजे हैं उनको यहाँ पर अटैच किया, ये आगे बढ़ गई, अगली गाड़ी आएगी उस पर अटैच करेगा, वो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, और इस प्रकार से ये बार बार एक ही काम को रिपीटेड फॉर्म के अंदर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे आपके जो फेवरेट लेस चिप्स आप खाते हो, ठीक है, तो चिप्स जो होते हैं वो किस प्रकार से, ये ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो चिप्स को काटने का, पूरी पूरी चिप्स जो है उनको बनाने का काम करती हैं। उसके बाद में ये देखो, ये एक डायग्राम है, ये वॉल बना रहा है भाई, ठीक है, इसके अंदर रोबोट क्या काम कर रहा है, तो दीवार बना रहा है। जो हम अमूमन मजदूरों को या कारीगरों को देखते हैं दीवार की चिनाई करते हैं, वो काम कौन कर रहा है, तो वो ये एक रोबोट कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन्स है जिनके अंदर हमने सर्टेन एक कार्य को करने की क्षमता इंट्रोड्यूस कर दी है, लेकिन इनके पास में निर्णय क्षमता नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। सपोज करो यहाँ पर देखें कि जैसे यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी कि मैं आया, मैंने ये एक जो ईंट थी यहाँ से ये हटा दी, ठीक है, तो इस मशीन को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर ये जो इसने पीछे एक ये वाली जो आप देख रहे हैं ये ब्रिक या ये जो ईंट है ये मैंने हटा दी। अब ये मशीन जो है इसे नहीं पता चला कि ये मैंने हटा दी है, मशीन अपना कंटिन्यूअसली काम करती जाएगी, ठीक है, और वापस जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर इसके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो हुआ क्या कि हमने सिर्फ इसको इतनी क्षमता प्रदान करी कि ये एक पर्टिकुलर टास्क को पर्टिकुलर मैनर के अंदर परफॉर्म कर सके, लेकिन इसके पास में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ना ही इसको फीडबैक ये लेकर के और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को ऑल्टर करने की क्षमता रखता है। ये बस एक काम करने के लिए बना हुआ है। आपने इस चीज को देखा होगा, देखो इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें या मशीन्स की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, कुछ लोग आपके आसपास आपने कभी न कभी देखे होंगे जो बिल्कुल ठोठ होते हैं, ठीक है, जो किसी भी काम को कर रहे हैं और उसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या रोबोट है क्या भाई? कोई एक काम है, अगर वो उसको रिपीटेडली कर रहा है बिना किसी दिमाग लगाए हुए, बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो होने दे रहा है, हम यही कहते हैं कि रोबोट है क्या, मूर्ख है क्या, ठीक है, कुछ सोच समझ के दिमाग लगा के तो काम कर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये जो मशीन है ये क्या कर रही हैं, ये एक कार्य को कर रही हैं, पर इनके पास निर्णय क्षमता नहीं है। अब हम वही निर्णय क्षमता अगर हम इन मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो ये क्या हो जाती है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब ये काम तो करेगी पर साथ ही साथ में इस काम को ऑब्जर्व भी करेगी, और इससे जो उसको फीडबैक मिलेगा, जो डेटा मिलेगा, उसको ये अपने अंदर स्टोर करेगी और उसे वापस यूज करेगी आगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है, कि फर्दर अगर इसको कभी भी ऐसे डिसीजन लेने होंगे, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होगा, तो ये जो पहले इसने टास्क परफॉर्म किया है या पहले जो इसका डेटा या जो ज्ञान इसके पास में संचित है उसके आधार पर ये निर्णय करने के लिए केपेबल होगा, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के अब अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन्स के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिमुलेशन है, ठीक है, कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मानव की जो बुद्धिमत्ता है, उस प्रकार की जो मानव की बुद्धिमत्ता की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या की पॉइंट्स हैं या की फीचर्स हैं, उनको जब मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, सिमुलेट कर दिया जाए, तो वही क्या है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब अगर हम इसको बात करें कि ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ये कौन कौन सी, टू द पॉइंट बात करें तो ये कौन कौन सी, फर्स्ट है इसका लर्निंग, ठीक है। तो कैसे लर्निंग, कैसे, देखो अपन ने बच्चे की बात करी थी, बच्चे के पास में वो बार बार कोई काम करता है और उससे उसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा और जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसके द्वारा वो डेटा जो है गैदर करता है, उसके दिमाग के अंदर वो स्टोर होती रहती है चीजें, ठीक है। भाई एक चीज को समझो आप कि लर्निंग वाली जो प्रोसेस है इसको, कि भाई हम जब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में हमारे को भूत से या किसी और चीज से डर लगता है, ठीक है। क्या किसी ने भूत देखा है, नहीं देखा है, वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है, बट भूत से डर लगता है अमूमन व्यक्ति को। बच्चे को लगेगा क्या? बच्चे को पता ही नहीं है भूत क्या है, समझ रहे हो चीज को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि वो एक्सपीरियंस के द्वारा आपने और हमने कुछ चीजें हमारे दिमाग के अंदर स्टोर करी और उसके बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं या हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है लर्निंग। जैसे बच्चा किसी गर्म बर्तन के हाथ लगा करके उसको पता चलता है ना कि हाँ इसको हाथ लगे तो वो कहता है अगली बार हाथ जल जाएगा, ठीक है। या आप बचपन के अंदर कुछ हरकत करते थे और पता चलता था कि अगर ये हरकत करिए पीछे से मम्मी का एक झापड़ पड़ा है, तो अगली बार हम वो हरकत नहीं करते थे। ये सब क्या है, ये लर्निंग प्रोसेस है कि आप डेटा गैदर करते हो, ठीक है, बहुत सारा जो ज्ञान है उसको अर्जित करते हो। और मशीन्स के बारे में अगर बात करी जाए तो ये होता है बिग डेटा, जब बहुत सारा डेटा, ठीक है, बहुत ही डाइवर्स डेटा जो है उसको गैदर किया जाता है, ये कहलाता है बिग डेटा, ठीक है। तो डेटा गैदर करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है उसे गैदर करना, सूचना,
जो प्रसंस्कृत आंकड़े होते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है आपका, जो प्रोसेस्ड डेटा है उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। प्रसंस्कृत आंकड़ों को सूचना कहा जाता है। तो डेटा, आंकड़े, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, उनको गैदर करना और साथ ही साथ में उनको किस प्रकार से यूज करना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज कहां पर आती है, ये आती है आपके लर्निंग के अंदर। फिर दूसरा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का पोर्शन है वो क्या है, वो है एनालिसिस एंड रीजनिंग। एनालिसिस, किसी भी चीज के बारे में एनालिसिस करना, ठीक है, कि आपके पास जो डेटा आया है उसके बेसिस पर किसी चीज का विश्लेषण किया जाए कि क्या किया जा सकता है, इसके क्या क्या पोर्शंस हैं। रीजनिंग, ठीक है, कि क्या करना चाहिए हमारे को, ये डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है, और इसके आधार पर आप ये देखते हो कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस यही करती है कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और उसके बाद में हम उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है या जो वायबल ऑप्शन होता है उसको लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है, ये है डिसीजन मेकिंग। समझ रहे हो चीज को, ठीक है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो पोर्शंस हैं वो एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, मशीन्स के अंदर सिमुलेट कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और सबसे लास्ट के अंदर क्या आता है, वो आता है सेल्फ करेक्शन, कि जब आपने डिसीजन ले लिया और उसके अकॉर्डिंगली टास्क परफॉर्म कर दिया तो उसके बाद में जो फीडबैक आपको मिलता है, जो आउटकम या रिजल्ट है, उससे जो आपको फीडबैक मिला है उसको क्या किया जाता है, वापस से सिस्टम के अंदर या ब्रेन के अंदर वापस से उसको स्टोर किया जाता है, और ताकि उसको आगे फर्दर बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज किया जा सके। समझ रहे चीज को, कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत करी है जिससे मम्मी का झापड़ पड़ा है तो अगली बार क्या करोगे, आप वो हरकत करने से बचोगे। तो ये क्या है, ये सेल्फ करेक्शन है, ठीक है, वो जो आपने पहले गलती करी है उसको वापस से दोहराया नहीं जाए। तो ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की विशेषताएं हैं या की फीचर्स हैं, उनको मशीन्स के अंदर सिमुलेट करना ही क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, बातें बहुत हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब इसकी कुछ लाइव या रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है, जिससे आपको एग्जैक्टली चीजें क्लियर होगी। देखो, सबसे पहला जो इसका एग्जांपल है वो है आपका वर्चुअल असिस्टेंट्स। वो है सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशन और स्पैम डिटेक्टर्स, चैट बोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, एक्यूरेट ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर्स आपके, और गेमिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये एआई के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आपने भी कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई ऐसा फीचर है जो आपने भी देखा होगा, ठीक है। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, ये है आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स, ये है सीरी और ये है आपका एलेक्सा। अमेजन का एलेक्सा आता है, ठीक है। सीरी जो है वो आईफोन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको पता हो तो। जब अमूमन जिनके पास आईफोन है वो लोग इसको जानते होंगे, वो लोग इसको यूज भी करते होंगे। बोलते हैं वो हे सीरी, और सीरी बोलती है हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि भाई सीरी हो गया, एलेक्सा, एलेक्सा का ऐड भी आता है टीवी के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट आता है इसका, या फिर नहीं है तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा। ये अमेजन का एक वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। अब इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, देखो सीरी के माध्यम से या इसके एलेक्सा के माध्यम से आप इसको क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो हम नॉर्मली क्या करते हैं, गूगल के ऊपर टाइप करके सर्च करते हैं, ठीक है। वो आप सर्च वर्च मत करो, या जो भी आपके दिमाग के अंदर आ रहा है आप इससे डायरेक्टली पूछ सकते हो, और ये आपको उसका आंसर जो है वो वापस से आपको दे देगा, ठीक है। तो एक काम ये करता है ये। उसके बाद में और ये कहाँ पर यूज में आ सकता है, जैसे आपने एलेक्सा के बारे में अगर आपने नोटिस किया हो तो एलेक्सा से आप म्यूजिक जो है, अपनी मनपसंद का म्यूजिक जो है वो सुन सकते हो। आप एलेक्सा को कहो कि भाई प्ले द म्यूजिक, ठीक है, तो आपकी जो फेवरेट प्लेलिस्ट है वो गाना शुरू कर देना, वो गाना जो है वो स्पीकर के अंदर ये चला देगा, ठीक है। अगर एलेक्सा के थ्रू आपने एसी या कोई दूसरे डिवाइसेस जो हैं उन्हें कनेक्ट कर रखा है तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप लाइटिंग जो है उसे ऑन ऑफ कर सकते हो, आप एसी का टेम्परेचर जो है उसे ऊपर नीचे कर सकते हो। इवन जो है थोड़े टाइम पहले ही एक माइक्रोवेव ओवन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो माइक्रोवेव ओवन जो है वो एलेक्सा द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हो, ये आपके असिस्टेंट है। असिस्टेंट क्या होता है कि आप इसको बोलते हो और वो उस काम को परफॉर्म करता है, ठीक है, पर ये रियल लाइफ के अंदर नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने फिजिकली या भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। ये सीरी हो गया, आपके अमेजन का एलेक्सा हो गया, गूगल का आपके गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सारे के सारे। चलिए, अगला आपका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। देखो, फेशियल रिकॉग्निशन। इसके अंदर देखो, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल ये इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी सुनिश्चित करने के लिए या आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये खुफिया एजेंसियां या जो हमारी डिफेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, ये बहुत बड़े लेवल पर इसको यूज कर रही हैं और बहुत बड़े लेवल पर ये डेटा जो है वो स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखो आप क्या होता है
कि जो आपके फेस है इसके ऊपर वेरियस पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पे फेशियल जो आइडेंटिटी है वो सुनिश्चित की जाती है कि जेंडर क्या है पर्सन का, और उसके बाद में उसका लगभग एज जो है वो कितना, फेस से कितना लग रहा है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके माध्यम से पूरा पूरा डेटा के माध्यम से कि उसकी एज लगभग क्या लग रही है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, और भी जिस तरीके के डेटा हैं वो इसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भाई कौन पता करता है, आप और हम ही तो पता करते हैं। आप देखते हो किसी को और कहते हो अरे राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, ठीक है, क्या किया आपने, उसको देखा और डिटेक्ट किया। ये क्या है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है। लेकिन यही चीज हमने अगर मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी थी, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है। और देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसको भी सरपास कर जाती है, ठीक है। कैसे, देखो जैसे आपने ये चीज सामान्यतः हमारे इंडियंस के साथ में ये दिक्कत होती है कि जो मंगोलियन एथनिसिटी वाले जो लोग हैं, या सिंपल सी बात कहें तो जैसे चाइनीज लोग जो हैं या जापानीज लोग जो हैं, हमको मोस्टली उनको पहचानने के अंदर कई बार दिक्कत होती है कि यार ये दोनों तो सेम सेम से लग रहे हैं, ठीक है। या अगर किसी ने कैप पहन रखी है और बाल बाल थोड़े लंबे कर रखे हैं, तो दो जने अगर सेम ही कपड़ों के अंदर आपके सामने से निकले हैं, तो कई बार हम उस चीज उन लोगों को पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ये दो अलग लोग थे, ठीक है। तो वहां पे हमारा दिमाग जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है, सामान्यतः बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे कई बार मात खा जाता है। लेकिन क्या ये सिस्टम मात खाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मात खाएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आराम से क्लियरली डिटेक्ट कर लेगी वो अलग पर्सन था, कौन था, और ये अलग पर्सन है। समझ गए भी चीज को। उसके बाद देखो अपन ने बात करी थी स्पैम डिटेक्टर्स की या स्पैम फिल्टर। ये हमारे फोन के अंदर होता है। आप जीमेल यूज करते हो आपका, ठीक है, जीमेल के अंदर आप जाकर के देखना, एक आपके फोल्डर होता है स्पैम, ठीक है। स्पैम फोल्डर के अंदर खूब सारे आपके जो है वहां पे ईमेल्स आए हुए होते हैं। अब वो क्या आपने उसको वहां पर ट्रांसफर किया था? आपने नहीं किया। ये गूगल की तरफ से ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जो स्पैम मेल्स होते हैं उनको उसके अंदर डाल देता है अपने आप से, और जो सिर्फ काम की चीजें होती हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है, आपके इनबॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, और जो काम के नहीं है उनको कहाँ डाल दिया जाता है, स्पैम के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है भाई, देखो आपके पास एक ह्यूमन का काम कौन कर रही है, मशीन कर रही है। आप देख करके पता लगाओगे अरे नहीं ये तो फर्जी मैसेज है या फर्जी ईमेल है, और आप उसको स्पैम में डालोगे। वही काम कौन कर रहा है, वो मशीन कर रही है या गूगल खुद कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखो, ये है आपका चैटबॉट, ठीक है। चैटबॉट क्या है, देखो आजकल आपने देखा होगा कि जो आप ई कॉमर्स की साइट्स या कोई दूसरी साइट्स जो हैं उनको जब आप विजिट करते हैं, कोई आपकी ग्रीवेंसेस हैं, जब आप उनको डील करने के लिए जाते हैं, तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं। आइदर आप किसी कस्टमर केयर से बात करते हो, ठीक है, और वहां पर वो व्यक्ति जो है, सामने वाला पर्सन जो है, वो आपकी समस्या को सुनता है, और जो आप उसको बताते हो उसके आधार पर वो आगे डिसीजन लेता है या काम करवाता है, या आपकी कंप्लेन जो उसको फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो काम कैसे, आपने कहा भाई मेरा पेमेंट जो है रिफंड से रिलेटेड इशू है, तो ये व्यक्ति उस चीज को सुनेगा कि अच्छा पेमेंट रिफंड से रिलेटेड इशू है, तो ठीक है सर मैं आपकी प्रॉब्लम जो है उसको फर्दर इस डिपार्टमेंट को एस्केलेट कर देता हूँ। क्या किया इसने, उस चीज को समझा, पकड़ा, उस शब्द को पकड़ा, और आगे उस डिपार्टमेंट के पास में, आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट के पास में आपकी शिकायत जो है या ग्रीवेंस जो है उसको ट्रांसफर कर दिया। अब आपने नोटिस किया होगा कई बार चैटबॉट्स, यानी कि आपके पास में चैट का ऑप्शन होता है, ठीक है, कि जब आप चैट करते हो, आप अपनी प्रॉब्लम जो है वहां पर लिखते हो, और सामने से कंप्यूटराइज्ड मैसेज आता है आपके पास में। तो ये कंप्यूटराइज्ड मैसेज क्या है, ये चैटबॉट है। चैटबॉट एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर ये व्यक्ति कर रहा था वो का वो सेम काम कौन कर रहा है, तो यहाँ मशीन कर रही है या वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, ठीक है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो उसके अंदर से की वर्ड्स उठाता है, की पॉइंट्स उठाता है, और समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली बेसिकली इसके अंदर है क्या, और उसी के आधार पर क्या करता है, वो आगे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है या आपकी कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड करता है। जैसे ये कर रहा था वैसे के वैसे। भाई आप इसको जब चैट के अंदर लिख के भेजोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई रिफंड से रिलेटेड इश्यू है, तो वो उसके अंदर नोटिस करेगा अच्छा रिफंड रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसको फर्दर जो है आगे की तरफ प्रेषित कर देगा। समझ रहे हो चीज को। तो ये होता है चैटबॉट, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, अगला हमने देखा था सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर आप देखो कि भाई ये वर्तमान के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर है। टेस्ला जो है, आपने देखा होगा, टेस्ला और MIT इसके ऊपर बहुत मिलकर के बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, तो गूगल भी काम कर रहा है।
तो ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है इनके अंदर क्या होता है, देखो जब ड्राइवर है वो बैठ करके क्या करता है, आगे देखता है कि आगे कोई गाड़ी जो चल रही है वो कितने डिस्टेंस पर चल रही है, रोड किस तरफ चल रही है, लेन किस तरफ है, ठीक है, और उसी के कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, कोई कुत्ता बिल्ली कोई गाय तो क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसी के आधार पर वो क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। वो सेम चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रेडार और दूसरे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके माध्यम से करवा रहे हैं, ठीक है, कि रेडार जो है आप देख रहे हो यहाँ पे उसके द्वारा डिटेक्ट किया जा रहा है कि इसके आगे एक गाड़ी चल रही है वो कितने डिस्टेंस पर है, ये जो दूसरी गाड़ी चल रही है ये कितने डिस्टेंस पर है, ये जो रोड जो चल रही है वो किस तरफ टर्न ले रही है, आप ये देख रहे हो चीज को, साथ ही साथ में ये जो लेन असिस्ट है ये देख रहा है कि गाड़ी की लेन जो है वो किस तरफ चल रही है और उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी जो है आगे अपने आप से बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड ज्यादा होना कम होना वो सारा का सारा होता रहेगा। तो ये क्या है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगला ये आप लोगों ने बहुत कॉमन है, वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है और आप में से बहुत सारे निब्बियों ने ये किया होगा, गेम खेलते हो आप लोग, ठीक है, तो जो गेम खेलते हो पबजी हो गया, मिनी मिलिशिया हो गया और दूसरे जो गेम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई कई बार तो आप खूब सारे प्लेयर्स होते हो ऑनलाइन और सारे के सारे खेलते हो, कई बार जो है आप सिस्टम के साथ ही खेलते हो, ठीक है, या उसके अंदर सिस्टम की तरफ से कुछ बॉट्स होते हैं, तो वो सिस्टम कहाँ से, वो बॉट कहाँ से लेकर गया या वो क्या चीज है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, कि जैसे कोई दूसरा प्लेयर खेलता वैसे का वैसा प्लेयर जो है वो सिस्टम खेल रहा है, तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कुल मिला के आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है और रियल लाइफ के अंदर इसके क्या एग्जांपल्स हैं। देखो ये आरएएस और आईएएस के अंदर मेंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में इंटरव्यू के लिहाज से, जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए इंटरव्यू के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके एप्लीकेशंस कहाँ देखने को मिल सकते हैं, इनको हम थोड़ा थोरोली देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। देखो सिंपल सी बात यह है, इसको समझने का एक फंडा है, वो ये कि आप ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है और वो इंट्रोड्यूस किस में की गई है, वो मशीन्स के अंदर की गई है, यानी कि इंसानों का काम अब आप मशीन से करवाओगे, दैट्स इट, ठीक है। वहीं से आपके सारे एप्लीकेशन निकल करके आएंगे कि ऐसे काम जो आप चाहते हो कि इंसान नहीं करे या वो कहते हैं उसकी जगह पर मशीन आराम से कर सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो जितने काम जो भी मनुष्य द्वारा किए जा रहे हैं मोस्ट ऑफ उसमें से जो काम है वो आप मशीन से करवा सकते हो और वो ही चीज क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। तो देखो जैसे एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर सोइंग होती है भी, यानी कि बीजों का बोना, पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, जो कीटनाशी है उनका छिड़काव किया जाता है, इरिगेशन सिंचाई और आपकी सॉइल की जो हेल्थ है, ठीक है, उसके बारे में अपन पता करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इंसान खुद करता है, ठीक है। यही काम अगर मशीन के द्वारा करवा दिया जाए तो उसके अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर मशीन द्वारा बीज बोने का कार्य किया जा रहा है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस प्रकार से अभी हमने देखा था सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसी प्रकार की अगर मशीन हो जो बोने का काम करे, अभी भी ऐसे ट्रैक्टर्स और ऐसे मशीन्स हैं भाई, बस आप उसको चलाते हो, आगे की तरफ चला रहे होते हो, लेकिन वो बीज बोने का काम वो मशीन खुद कर रही होती, बस आपने क्या कर दिया, अब उसके अंदर वो जो चलाने वाला व्यक्ति था उसकी जगह पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर लिया, तो पूरा का पूरा काम कौन कर रही है, मशीन कर रही है, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल, आप देखते हो कि कहाँ पर कीड़ा है और वहीं पर उतना ही सफिशिएंट मात्रा में आप कीटनाशी या जो पेस्टिसाइड है उसका छिड़काव करते हो, यही काम अगर मशीन करने लग जाए। फिर आपका इरिगेशन सिंचाई, आप गांव के अंदर अपने खेत के अंदर जब सिंचाई का कार्य करते हो तो आप देखते हो ना कभी पानी अब सफिशिएंट बह गया है या सफिशिएंट पानी पहुंच चुका है, तो उसके बाद आप क्या करते हो भाई, वो पानी का फ्लो जो है उस तरफ बंद कर देते हो और दूसरी तरफ जो है फ्लो उसको स्टार्ट कर देते हो। यही काम अगर मशीन कर दे तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। आपकी सॉइल की हेल्थ, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना कि सॉइल का जो कंपोजिशन है उसको टाइम टू टाइम वो चेक करता रहेगा, उसके अंदर जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, और इनकी मात्रा जो है उनको वो चेक करता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग सॉइल की हेल्थ भी बताता रहेगा। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर इसका एप्लीकेशन। देखो जो काम मनुष्य कर रहे हैं वही काम हमें किससे करवाना है, अब मशीन से करवाना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो जो अभी इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो निर्माण का कार्य किया जाता है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर ह्यूमन जो असिस्टेंस है वो रिक्वायर्ड होती है कि कोई ना कोई मनुष्य चाहिए वहां पर, एटलीस्ट एक दो लोग तो चाहिए ही चाहिए जो उस पूरी की पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सके। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जैसे देखो वो जो ईंट बना रही थी जो मशीन, वहां पर अगर मैंने एक ईंट हटा दी या गलती से एक ईंट गिर गई, ठीक है, तो उस मशीन को पता नहीं चलता है, लेकिन तो
तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, वहां पर एक या दो आपके ह्यूमन असिस्टेंट जो है वो वहां पर रखने जरूरी होते हैं, जो उस पूरी प्रोसेस पर नजर। अगर हम कुछ ऐसा करें कि वो मशीन खुद से ही उस चीज को ऑब्जर्व कर ले, ठीक है, तो क्या आपको किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ेगी? आपको ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा का पूरा काम जो है वो ऑटोमेटिकली होगा, मशीन्स के द्वारा होगा। पूरी फैक्ट्री के अंदर आपको एक भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा काम कौन कर देगी? आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगी, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा देखना, देखो इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं या कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, जहां पर रिस्क होता है ह्यूमन लाइफ का, ठीक है। तो ऐसे काम आज भी मनुष्य को करने पड़ते हैं, ठीक है, और वो पूरे इक्विपमेंट पहन करके करते हैं। कई बार उनके साथ में दुर्घटना भी होती है, सारी चीजें हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्यों ना ऐसी जगह पर मनुष्य के बजाय हम किसको भेज दें? हम मशीन्स को भेज दें, जिनके पास में खुद की इंटेलिजेंस हो, ठीक है। तो जो रिस्की टास्क हो सकते हैं या हजार्डस जो इन्वायरमेंट या सिचुएशंस हैं, उनके अंदर हम किसका यूज करेंगे? एआई इनेबल्ड रोबोट्स का यूज करेंगे। ऐसे रोबोट्स जिनके पास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो ऐसी जगह पर जाकर के काम कर लेंगे और इससे मनुष्य के जीवन को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। जैसे जैसे देखो माइनिंग के अंदर, ठीक है, कि माइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। आपने देखा होगा सीवरेज साफ जो हम करते हैं, ठीक है, वहां पे कई बार आज भी इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर भी जो हमारे सफाई कर्मी है उनको उतरना पड़ता है। और उसके अंदर कई बार आपने अखबार के अंदर ये घटनाएं या खबरें सुनी होगी कि व्यक्ति की उस गैस के कारण या जो जहरीली गैस होती है उसके अंदर, उसके कारण मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सफाई कर्मी की। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उसकी जगह पर आप क्या कर दो? आप रोबोट को भेज दो, ठीक है। कई बार केमिकल का रिसाव हो जाता है, तो वहां पर भी मनुष्य को जाना पड़ता है। उसके बजाय आप किसको भेज सकते हो? एआई इनेबल्ड रोबोट को भेज सकते हो। उसके बाद में चैटबॉट्स के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। कस्टमर केयर या जो ग्रीवेंस, जो आपके शिकायत निवारण का कार्य है, उसके लिए आप चैटबॉट्स का यूज कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला जो सेक्टर है वो है आपका हेल्थ केयर सेक्टर या फिर मेडिकल सेक्टर। इसके अंदर देखो हम ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं या डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं उनका निर्माण कर सकते हैं, जो बहुत तेजी के साथ में, बहुत सस्ते के अंदर और ज्यादा एक्यूरेटली बीमारी के बारे में पता लगा सकें या बीमारी के बारे में बता सकें, ठीक है। बहुत अच्छे से डायग्नोस कर सकें। आप बस उसको सिम्टम्स बताओ कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं और आपका पहले का क्या हिस्ट्री रहा है, ठीक है, और जो आपने 2-4 टेस्ट करवाए हैं उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर वो तुरंत प्रभाव से क्या करेगा कि आपकी पूरी की पूरी मेडिकल डिटेल जो है या आपकी हेल्थ की जो डिटेल है वो बता देगा। आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या बीमारी है उसके बारे में बहुत एक्यूरेटली बता देगा। अभी भी डॉक्टर नहीं करते, रिपोर्ट्स देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, आप जो चीजें बताते हैं उसी के आधार पर जो है वो आपको बीमारी बताते हैं और उसी के आधार पे आपको आगे दवाइयां जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये काम अब कौन कर देगा? ये मशीन्स कर देंगी और इस दिशा के अंदर काम ऑलरेडी चल रहा है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद में कई ऐसी सर्जरी होती है, ठीक है, जहां पर आप देखते हैं कि भाई बहुत ही टिपिकल कार्य करने होते हैं। तो आज वर्तमान समय में हम क्या करते हैं? उसके अंदर रोबोट्स जो है सिर्फ उनकी सहायता लेते हैं, लेकिन वहां पर मेन काम कौन करता है? सर्जन ही करता है। सर्जन जो डॉक्टर होते हैं वही करते हैं। लेकिन अगर हम एआई इनेबल्ड यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त ऐसे रोबोट्स बना दें तो वो क्या करेंगे? वो सर्जरी भी खुद परफॉर्म कर लेंगे। चलिए, अगला हम देखते हैं एआई का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। वो एजुकेशन फील्ड के अंदर हो सकता है। देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसको आपने भी यूज किया होगा या आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा। देखो टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसके अंदर एक पर्यटक दूसरे देश के अंदर गया हुआ होता है, भले वो भारत की बात करो या थाईलैंड की बात करो या यूएस की बात करो, और उसको वहां की वो लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो एक ट्रांसलेटिंग एप्लीकेशन की सहायता से उसके ऊपर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलता है और वो ट्रांसलेटिंग ऐप जो है उस लैंग्वेज को उस देश की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देती है तुरंत रूप से, ठीक है। तो ये क्या है? ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। भाई आप सोच करके देखो कि आप तमिलनाडु के अंदर घूमने जा रहे हो, आपको तमिल लैंग्वेज नहीं आती है और आप अगर उसके रूरल एरिया के अंदर या किसी जगह पर आप घूमने गए हो, अब आपको कम्युनिकेट करना है, कोई चीज पूछनी है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, अब आप कहोगे कि सब इंग्लिश में बात कर लेंगे, तो इंग्लिश पहले खुद को भी आनी चाहिए, सामने वाले को भी आनी चाहिए। बट अगर आपके पास में ऐसा एप्लीकेशन है या एआई इनेबल्ड कुछ ऐसी चीज है तो जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, आप आपकी लैंग्वेज में बात करिए इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर या आपकी लोकल लैंग्वेज में, और वो उसको कन्वर्ट कर देगा तमिल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो जाता है। साथ ही साथ में एजुकेशन के अंदर भी इसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है कि भाई आप बहुत ही अच्छी ऐसी बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं जो इंग्लिश के अंदर हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश पढ़ने के अंदर समस्या है तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो और आराम से उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। फिर ऑटोमेटेड
ग्रेडिंग, जिस प्रकार से जो भी मार्किंग प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड्स देने का काम ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। इंस्ट्रक्टर, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको सिखाने के लिए हम वर्तमान में भी क्या करते हैं, ह्यूमंस को हायर करते हैं। उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, मशीन्स जो है उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल है, जैसे देखो आप घूमने जाते हो कहीं पे, तो आप क्या करते हो, गाइड को हायर करते हो। कई जगह पर गाइड के बजाय क्या होता है, आपको कुछ मशीन्स, कुछ वॉकमैन दिए जाते हैं जिसके अंदर रिकॉर्डेड चीजें होती है और आप उनको सुनते रहो, ठीक है, और वो चीजों को एक्सप्लेन करता रहेगा। तो वहीं पर आप सोचो कि अगर वो वॉकमैन के बजाय आपको एक ऐसा एआई इनेबल्ड असिस्टेंट प्रोवाइड करवा दे जो आपको बताता रहे, ठीक है, आगे से आगे, रोबोट हो कोई या इस प्रकार की कोई मशीन हो जो आपको आगे से आगे बताता रहे, तो वो क्या है, वो इसके अंदर यूज हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसका एप्लीकेशन एनर्जी फील्ड के अंदर। देखो एनर्जी फील्ड के अंदर इसका एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखो ह्यूमन की इंटेलिजेंस जो है या ह्यूमन की जगह हमें उसको यूज करना है। भाई कहाँ पे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी हमको एनर्जी जनरेट करनी चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है, उसको कहाँ किस प्रकार से यूज करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें अभी तक कौन डिसाइड करता है, तो ह्यूमन बीइंग डिसाइड करता है। और अगर यही मशीन्स डिसाइड करने लग जाएंगी, ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे हम, क्या कह देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसका क्या यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बहुत ज्यादा है। देखो स्पैम फिल्टर, ये अपन बात कर चुके हैं, स्पैम डिटेक्टर्स या स्पैम फिल्टर। देखो होता क्या है, आप कहोगे स्पैम फिल्टर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे। देखो होता क्या है, ये जो स्पैम्स या स्पैम मेल्स आपके पास में आते हैं, इसके अंदर बहुत ही कई बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें मालवेयर भी कहा जाता है या ट्रोजन हॉर्स भी कहा जाता है, ठीक है, इस प्रकार की कुछ चीजें होती हैं जो आपका डेटा चुरा सकती हैं या आपके सिस्टम को हैक कर सकती हैं या उसके साथ में छेड़छाड़ कर सकती हैं। या कई बार उसके अंदर ऐसे फ्रॉड मेल्स होते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करके क्या होता है कि आपका डेटा चला जाएगा, या तो या आपकी कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी, और नहीं है तो कई बार ऐसी चीजें ओपन हो जाती है कि आप जीत गए हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। और फिर क्या होता है कि हम में से कुछ लोग जो इन झांसों के अंदर आ जाते हैं, वो क्या होता है, फ्रॉड का शिकार बनते हैं, और वो सारे के सारे क्या आते हैं, साइबर क्राइम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पैम फिल्टर द्वारा क्या किया जाता है, ऐसी संभावनाओं को बहुत कम कर दिया जाता है कि ऐसे फर्जी मेल आपको मिलेंगे ही नहीं, तो आप ओपन करोगे नहीं, तो ऐसे झांसे के अंदर आने की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद में फेशियल रिकॉग्निशन, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसका इंपॉर्टेंस ऐसे समझो, आपका फोन है वो फेस अनलॉक के द्वारा ही खुलता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब तक आपके फेशियल इससे अगर वो ओपन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि कोई दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता और आपका डेटा जो है वो सेफ है, चोरी नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो इस चीज को। तो इस प्रकार से क्या है, आपका डेटा सिक्योर रहेगा, ये साइबर सिक्योरिटी। फिर यही चीजें जो है ये हमारे डिफेंस पर्सनल्स के काम में भी आ सकती हैं। देखो हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, एक मनुष्य की थोड़ी लिमिट होती है भाई। लिमिट कैसे होती है कि भाई हमारे सुनने की एक क्षमता है, ठीक है, हमारी देखने की कुछ क्षमता है, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। अल्ट्रावायलेट जो पराश्रव्य तरंगे हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो रेज हैं, आप उनको नहीं सुन सकते, या कोई छोटे छोटे वाइब्रेशंस हैं, छोटे मूवमेंट हैं, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, या हमारा जो आर्मी पर्सन वहां पर डिप्लॉयड है उसको वो चीजों का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड कोई ऐसे सिस्टम्स हैं जो छोटे से छोटे मूवमेंट को भी ट्रैक कर लें, उसको पकड़ लें, ठीक है, कोई छोटी सी नॉइज जो है उसको भी डिटेक्ट कर लें, पता लगा लें कि ये इंसान की है या जानवर की है। अमूमन माओवादी एरिया जो है, नक्सलाइट एरियाज जो है, उनके अंदर ऐसा किया जाता है। माओवादी जो है वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये पक्षियों की और अलग अलग तरीके की आवाजें निकालते हैं, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस से क्या आवाज आ रही है, ठीक है, वो सारा का सारा इसके द्वारा अगर पता लगाया जा सकेगा, तो क्या होगा, डिफेंस पर्सनल्स की जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हमारे को। फिर हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है या बॉर्डर सिक्योरिटी सर्वेलांस जो है, उसके अंदर भी हेल्प मिलेगी। देखो जो हमारा बांग्लादेश वाला बॉर्डर हो गया, हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर हो गया, ये एरिया बहुत ही टफ टेरेन है। यहाँ पर ह्यूमन के द्वारा पेट्रोलिंग करना, एनी टाइम पेट्रोलिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, एआई इनेबल्ड जो सिस्टम्स हैं उनको आप वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से डिफेंस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका उपयोग है। चलिए इसके बाद अगला हम देखते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है उसके जीवन स्तर को सुधारने के अंदर किस प्रकार से एआई का यूज किया जा सकता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मार्ट सिटीज जो है, जो हम स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करें, उसके अंदर इसका यूज किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कैसे, देखो ट्रैफिक कंट्रोल करने के अंदर आपने देखा होगा अमूमन कि ट्रैफिक लाइट्स जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही ग्रीन एंड रेड होती है, ठीक है। अब अगर उधर से ट्रैफिक उतना नहीं आ रहा है तो भी वो पर्टिकुलर टाइम तक वो बंद ही रहेगी या तब तक वो ऑन ही रहेगी। वहीं पर अगर एआई इनेबल्ड वहां पर सिस्टम हो,
जैसे आप इस तरीके से समझो कि अगर वहां पर कोई ट्रैफिक हवलदार खड़ा हो या ट्रैफिक पुलिस का कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो वो क्या करेगा, जैसे ही इस तरफ का ट्रैफिक कम हो गया या खत्म हो गया, तुरंत उस तरफ को बंद करके दूसरी तरफ को ग्रीन सिग्नल दे देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है ट्रैफिक का। तो वही काम कौन कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। कैमरास के माध्यम से अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगी कि इस तरफ का ट्रैफिक कम हो गया है या बिल्कुल खत्म हो गया है, तो अब जो है इसको रेड कर दिया जाए लाइट को, और दूसरी जिधर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया उसको ग्रीन करके और जाने दिया जाए। समझ रहे हो चीज को। तो ट्रैफिक के अंदर, फिर लाइटिंग के अंदर आपने अमूमन ये चीज नोटिस करी होगी कि हमारे यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो अमूमन एक सर्टेन टाइम पे अपने आप जल जाती हैं। ठीक है, जैसे रात के 6:30 बजे या 7 बजे अपने आप जल जाएंगी, सुबह जो है 6 बजे या 7 बजे अपने आप बंद हो जाएंगी। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि रात, आप ये कह सकते हो सूरज जो है वो जल्दी ढल गया या बादल आ गए, ठीक है, तो लाइट की आपको जरूरत है, तो उस वक्त भी लाइट नहीं है। तो वहां पर अगर एआई इनेबल्ड सिस्टम है तो वो उस चीज को डिटेक्ट कर लेगा कि अंधेरा हो गया है, ठीक है, भले ही 6 नहीं बजे हैं या 7 नहीं बजे, लेकिन वो लाइट्स को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। और अगर उसको कई बार ऐसा लगता है कि अभी तक सफिशिएंट लाइटिंग है, तो वो क्या करेगा कि लाइट्स को ऑन नहीं करेगा, जब जरूरत होगी तभी वो लाइट्स को ऑन करेगा। तो सोच के देखो कितने बड़े लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। और ये क्या है, ये स्मार्ट सिटी बनने की दिशा के अंदर एक बहुत ही अच्छी पहल हो सकती है। फिर वहां पर मेंटेनेंस की कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर जरूरत है, ठीक है, अभी हम यही देखते हैं कि इतने लोग ही नहीं है हमारे यहाँ पर कि वो चीजों को मैनेज कर पाए या वो डिटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर अगर आप मशीन्स को यूज कर लो, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आपके वर्चुअल असिस्टेंट की हम बात कर चुके हैं, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे ये आपके जीवन को जो है वो आसान बनाते हैं। आपको जो म्यूजिक बजाना है आप बोलो उसको और वो म्यूजिक जो है वो बजा देगा। आपने कहा कि भाई एसी जो है उसका टेम्परेचर इतना कर दो, वो उसका टेम्परेचर उतना कर देगा, ठीक है। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार हम बात कर चुके हैं। भाई देखो, इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कैसे ह्यूमन लाइफ के अंदर ये हेल्पफुल हो सकता है। अभी लॉकडाउन का टाइम था, मेरा एक फ्रेंड है जो बेंगलोर के अंदर है और उसको यहाँ पर आना था, ठीक है, सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वो बंद कर रखे थे, लेकिन आप परमिशन लेकर के खुद की गाड़ी से जा सकते थे। अब उसको बेंगलोर से आना है जयपुर, तो वो क्या करे, उसने पास बनवाया, लेकिन अब वो इस चीज से डर रहा है कि यार 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस है और मैं अकेला कैसे कहता ना तय करूंगा ये डिस्टेंस, बीच में नींद आ जाए या कुछ ऐसी घटना हो जाए तो, ठीक है, समझ रहे हो आप चीज को। तो वहां पर आपको अगर सेल्फ ड्राइविंग कार से, तो वो आपको हेल्प कर देंगी कि आपने थोड़ी देर चलाया, उसके बाद में आप आराम से सो गए, रेस्ट कर रहे हो, वो गाड़ी अपने आप चल रही है, फिर थोड़ी देर बाद में आपने चला लिया और आराम से आपकी जर्नी जो है वो तय हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी लाइफ को और इजी बना देगा। लेन असिस्ट, ये आजकल जो अच्छी गाड़ियां हैं उनके अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि आप प्रॉपर अपनी लेन के अंदर ही चलाओ, और अगर आप लेन जो है जैसे ही हटेगी तो क्या है कि भाई उससे अपने आप जो है आपको एक सिग्नल मिलेगा और आप गाड़ी को वापस से कंट्रोल करो ताकि, ठीक है, और इससे एक्सीडेंट्स की संख्या के अंदर कमी आएगी और मनुष्य का जीवन जो है वो बचाया जा सकेगा। फिर हम अगली एप्लीकेशन की बात करते हैं गेमिंग्स के अंदर। देखो, गेमिंग के अंदर अपने बात करी थी, बॉट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखो, चेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक सिस्टम बनाया गया था चेस का, ठीक है, जिसने गैरी कैस्परोव जो है आपके ग्रैंड मास्टर चेस के, उनको भी बीट कर दिया था 1999 के अंदर। समझ लो चीज को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चीजों को ऑब्जर्व करती है, मूव्स जो चेस के अंदर मूव्स थे या किसी भी तरीके की आप बात करें उनको ऑब्जर्व करके गेमिंग के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर, अंतरिक्ष अनुसंधान में, देखो अंतरिक्ष के अंदर अभी तक हम मशीन्स भेजते आए हैं, ठीक है, अगर हम, और मनुष्य को हम इसलिए नहीं भेज पाते क्योंकि दिक्कत होती है, वहां पर एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही टफ होते हैं, या आप ये कह सकते हो ह्यूमन के रहने लायक नहीं होते, तो मनुष्य को भेजा नहीं जा सकता, या मनुष्य को अगर भेजा जाए तो बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है, और उसको वापस लाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है मनुष्य को। तो वहीं पर आपने क्या किया कि अगर एआई इनेबल्ड जो मशीन्स हैं अगर उनको वहां पर भेज दिया तो वो मनुष्य की तरह ही वहां पर काम करेंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो डेफिनेटली एक कदम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके एप्लीकेशंस थे। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स जो है उनके बारे में कि क्या क्या चिंताएं हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे रिलेटेड बहुत बड़ी और बहुत सार्थक चिंताएं हैं, ठीक है, और ये चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, एंटरप्रेन्योर्स ने इसके बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त करी हैं, तो इनके ऊपर ध्यान देना हमारे को जरूरी हो जाता है। सबसे पहली जो चीज है वो है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिसे मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मनुष्य का जो ब्रेन है उसके अंदर असंख्य गणनाएं एक साथ चल रही होती हैं, बहुत सारी जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग है
या आप ये कह सकते हो कि चीजें हैं दिमाग के अंदर एक साथ चल रही हैं, उतनी की उतनी चीजें, उतना का उतना डेटा किसी मशीन द्वारा मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी कि उसके लिए जो आपको कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा चाहिए होगी, और साथ ही साथ में आपको जो डेटा जो है वो भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो ठीक है, तो इतना सारा डेटा कलेक्ट करना, इतना सारा डेटा लेकर के आना और उसको बाद में प्रोसेस करना और प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखना, ये अपने आप में क्या है, बहुत ही बड़ा टास्क है। ठीक है, और अगर इतना बड़ा, इतना ज्यादा जो डेटा अगर आप लेकर के आते हो तो उसको सेफ और सिक्योर रखना, ये भी क्या है, अपने आप में एक चैलेंज है। उसके बाद में अगर दूसरा जो कंसर्न है वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंट्रोड्यूस की जाएगी तो जॉब्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, जॉब्स कैसे कम हो जाएंगी कि भाई मनुष्य की जगह पर आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि ह्यूमन को उस जगह पर इररिलेवेंट बना दिया, तो वो मनुष्य की जगह पर अब आप मशीन को काम में लोगे, तो इससे क्या होगा कि जॉब्स जो हैं वो कम होंगी। ठीक है, और बेरोजगारी बढ़ेगी। हालांकि ये जो कंसर्न है ये अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी कंप्यूटर्स आए थे तब यही बात करी गई, नई टेक्नोलॉजी आती है तब यही बात की जाती है, ये टेक्नोलॉजी जो है मनुष्यों जॉब छीन लेगी, ये कर देगी, वो कर देगी। लेकिन इतिहास गवाह है, कंप्यूटर्स आए हैं उसके बाद में देखो एक नया फील्ड जो है या एक नई जो इंडस्ट्री है वो अपने आप में उठ खड़ी होगी, और उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कंप्यूटर्स आए थे सेम बात की गई, लेकिन हुआ क्या, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से रिलेटेड एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन करके तैयार हो गई कि जो आज बहुत बड़े लेवल पर जॉब्स प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो ये कंसर्न है, बट इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान या इतना ज्यादा सीरियस ये चीज नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में अगली बात है, अगली जो चीज है वो है आपका सेफ्टी चैलेंज। सेफ्टी चैलेंज कैसे कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगर ये अच्छे हाथों के अंदर है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चली जाए तो क्या होगा, तो ये बहुत ही बड़ा सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन सकती है। समझ रहे हो भी चीज को? देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप अगर इसको एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करो तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पर अगर आप इसको बॉम्ब बनाने के लिए यूज कर लो तो ये क्या है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। तो सेम गो अप्लाइज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किन्हीं आतंकवादियों के हाथ में या गलत लोगों के हाथ में लग जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा सकते हैं मानव जाति को या देशों को। ठीक है, उसके बाद में अगला है ट्रस्ट इश्यूज। इस चीज को थोड़ा समझना, ट्रस्ट इश्यू का मतलब क्या है, देखो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि जैसे इंसान है वैसा बना दिया हमने मशीन्स को। अब एक बात बताना, जो इंसान है क्या वो बहुत ही हमेशा बिल्कुल फेयर रहता है? क्या वो हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा सही डिसीजन लेता है? नहीं। ठीक है, ह्यूमन जो है वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होते हैं, उसके डिसीजन जो हैं वो गलत भी लेता है। कई बार ऐसा होता है कि वो खड्डे में जा रहा है, उसको पता है वो खड्डे में जा रहा है, लेकिन वो खड्डे के अंदर जाता है। समझ रहे हो चीज को? तो जो आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वही तो आपने मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस करी है, तो क्या जरूरी है कि वो भी जो डिसीजन लेंगे वो फेयर होंगे? क्या वो डिसीजन लेंगे वो सही होंगे? नहीं होगा ना भाई, हो सकता है ये चांसेस है कि वो भी ह्यूमन की तरह एरर करें, तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरा जो एक इशू है ट्रस्ट के अंदर ही, वो ये रहता है कि भाई एक ये बहुत बड़ा कंसर्न कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कि अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो एक समय के बाद में मशीन्स मनुष्यों के ऊपर हावी हो जाएंगी और मनुष्य जाति या इस विश्व के ऊपर कब्जा कर लेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने आप में एक ट्रस्ट इशू है। डर लगता है कि भाई हम ऐसी मशीन्स बना तो रहे हैं, लेकिन कल को अगर ये हम पे ही हावी हो गई तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या आप ये कह सकते हो इसको बहुत अच्छे से रखा गया है दुनिया के सामने। टर्मिनेटर मूवी आपने देखी होगी। ठीक है, उसके अंदर स्काईनेट प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो बनाया जाता है डिफेंस के लिए, लेकिन वो क्या करता है, वो खुद ही डिस्ट्रक्शन कॉज करने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और एक आपने आई रोबोट मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो रोबोट्स हैं वो भी मनुष्यों की तरह ही सारी चीजें फील कर रहे हैं, सही डिसीजन ले रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है, इमोशंस को फील कर रहा है। ठीक है, और कैसे मनुष्यों और रोबोट्स या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बीच में किस प्रकार से ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि मनुष्य जो हैं जो एक समय में रोबोट्स के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो गए, अब वो ये देख रहे हैं कि रोबोट जो है हम पे हावी नहीं हो जाए, तो इस कारण से वो बिल्कुल उनसे किनारा कर लेते हैं, उनको नष्ट करने पर आमादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। अगला जो है वो है एथिकल इशू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एथिकल इशू या नैतिक जो मुद्दा है वो ये है कि आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन्स के अंदर डाल दिया, यानी कि जो एक
मनुष्य को या मानव को मानव बनाती थी जो चीज, वो आपने इंट्रोड्यूस कर दी मशीन्स के अंदर। तो अब टेक्निकली तो मशीन्स जो है वो भी अब मनुष्य हो गई, वो भी अब मानव का दर्जा प्राप्त कर ली। भाई आपके अंदर और मशीन के अंदर स्पेशल चीज क्या है, क्या अलग है? अब मनुष्य अमूमन क्या कहता है कि भाई हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा देखी क्या है, कहाँ, क्या काम करती है, कुछ इसको रैशनली आप डिफाइन कर सकते हो, ला सकते हो? नहीं ला सकते। ये कंसेप्चुअल बात है, हाइपोथेटिकल बात है कि हाँ आत्मा होती है और यही हमें बाकियों से अलग बनाती है। ठीक है, कॉन्साइंस है हमारे अंदर और वो हमारे को सबसे अलग बना रहा है। ठीक है, ये सेम चीज सोच करके देखो, जब वो मशीन्स जिनके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस आ गई है, वो भी इमोशंस को फील कर रहे हैं, वो भी उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो कल को अगर वो इंसान के बराबर हक मांगने लगे या फिर वो इंसान पे ही क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा? ये एक नैतिक विवाद बन जाएगा। जैसे आज के टाइम के अंदर भी हम देखते हैं कि किसी के अधिकारों के लिए बातें चलती रहती हैं, अधिकारों के लिए कोई कम्युनिस्ट या कोई न कोई इस तरीके की फर्जी बातें करता रहता है। ठीक है, तो हो सकता है कोई एक टाइम ऐसा है जब मशीन जो है वो अपने अधिकार की और मनुष्य की बराबरी की बातें करने लग जाए। ठीक है, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल चीज है, लेकिन भविष्य के अंदर होने की इसकी भी संभावना है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो इसका कंसर्न है वो ये है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण ये बहुत ही लिमिटेड देशों के पास में होगी। और अगर लिमिटेड देशों के पास में होगी तो वो क्या होगा कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटी या गैप जो है वो देशों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जिन देशों के पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वो कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे दूसरे देशों की तुलना में। जैसे आज के टाइम के अंदर आप देखते हो न्यूक्लियर बॉम्ब जिनके पास में है, ठीक है, वो उनका एक अपना अलग ही दर्जा है, अपना अलग ही उनकी हेकड़ी चलती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, और वहीं पर जो बेचारे दूसरे जो कंट्रीज हैं वो उनसे दबते हैं या किसी न किसी प्रकार से जो है वो उनसे पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो वो सेम गोज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि यूएस हो गया या जो दूसरी कंट्रीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड के अंदर बहुत आगे हैं, जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, आपके ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूके हो गया। ठीक है, तो ये लोग इतने एडवांस हो जाएंगे कि बाकी जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बीच में टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज्यादा होगा और वो बहुत ही इंफीरियर फील करेंगे। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आप भी इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखो फटाफट इनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली चैलेंजेस सारी जगह पर आप देखोगे कि सेम ही टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, आधारभूत ढांचे का अभाव है, डेटा के लेवल पर भी, नेटवर्क के लेवल पर भी और मशीन्स के लेवल पर भी। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है बहुत सारा डेटा, बिग डेटा। ठीक है, और वो डेटा हमारे पास में है ही नहीं वर्तमान में। आपने देखा होगा कि पिछले ही साल इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों जो है उनको कहा कि भाई आपकी जो डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है उसको इंडिया के अंदर ही स्थापित करो। अभी तक इंडिया के अंदर इंडिया का ही डेटा जो है वो आउट ऑफ इंडिया से जो स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया के पास डेटा है ही नहीं और हमारे यहाँ पर प्रॉपर कंप्यूटराइजेशन नहीं हो रखा है चीजों का, तो इस कारण से डेटा को कलेक्ट करके रखने के अंदर और उसको प्रोसेस करने के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो एक चैलेंज डेटा का है। फिर नेटवर्क, यहाँ पर अगर कोई लिमिटेड जो जगह है जहां पर डेटा को अगर कलेक्ट किया भी जा रहा है तो वो एक प्रॉपर नेटवर्क से जुड़ी भी नहीं है जिसके कारण उसको प्रॉपर्ली शेयर किया जा सके, और ना ही नेटवर्क की जो स्पीड है वो इतनी अच्छी है कि आप वो कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन जो है वो प्रॉपर हो सके। फिर ऐसी मशीन्स ही नहीं है हमारे पास में कई जगह पर कि जहां पर वो डेटा जो है उसको प्रॉपर्ली स्टोर कर सके जो, या जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो। ठीक है, तो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले। उसके बाद में दूसरा है लेक ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड। भाई आपने कितने लोगों को देखा है आपके आसपास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड फील्ड के अंदर काम कर रहे हो या उसके अंदर उन्होंने डिग्री हासिल करी हो? बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि मैन पावर जो है अभी भी, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं। ठीक है, सभी तरीके का आपको इंजीनियर मिलेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आपको कोई देखने को मिला इंजीनियर, बहुत कम है। ठीक है, अब अगली बात करें तो ये सारा का सारा जो काम है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, मैन पावर जो है और एक्सपर्ट्स जो है वो तैयार करना है, लेबोरेटरीज स्थापित करनी है, कॉलेजेस स्थापित करने हैं, ये सारा का सारा काम यूं तो होगा नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और वो हमेशा होगी। जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ पहली बार कोई चीज लेकर के आओगे या पहली बार कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है, रिसोर्स कॉस्ट जो है वो बहुत ही हाई होगी और ये हमेशा होगा।
ठीक है। हालांकि बाद में वो बहुत ही सस्ता साबित होगा, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर हमारे यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर रिसर्च है, उसके लिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट लोगों के अंदर है नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज्यादा विल पावर देखने को मिलता है, और जनता के अंदर तो अवेयरनेस भी नहीं है, और साथ ही साथ में उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे डेटा को लेकर के जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए हुए। इकोसिस्टम से क्या तात्पर्य है, देखो एक वो प्लेस होगी जहां पर डेटा जनरेट होगा, ठीक है। फिर ये डेटा जो है ये आगे ट्रांसमिट किया जाएगा, जहां पर ये डेटा को लेकर के रिसर्च होगी। फिर ये डेटा जो है इसको प्रोसेस करके और आगे इस प्रकार से यूज किया जाएगा कि जहां पर इसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग किया जा सके। समझ रहे हो चीज को? तो यहाँ पर आपको 3 लेवल की चीजें देखने को मिल रही होगी। एक ऐसी जगह जहां पर डेटा जनरेट हो रहा है, तो वहां पर आपको इक्विपमेंट्स लगाने होंगे, वहां पे आपको नेटवर्क एस्टेब्लिश करना होगा ताकि आप उस डेटा को स्टोर कर सको। फिर वो वहां से जाएगा आपके जहां पर उसको प्रोसेस किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, ठीक है, नई नई चीजें उसकी डेवलप की जाएंगी, और उसके बाद में उन चीजों को डेवलप करके आगे कहां पर यूज किया जाएगा, जहां पे वो एप्लीकेशंस यूज की जाए। तो इस प्रकार से एक पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, एक इकोसिस्टम जो है इंडिया के अंदर वो है ही नहीं, कि जहां पे कुछ जगहों पर अगर डेटा जो है जनरेट हो रहा है तो वहां पे उसको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया जा रहा है, अगर स्टोर हो रहा है तो उसको आगे कहीं पर रिसर्च करने की कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, आगे उसको रिसर्च करने के बाद में कोई उसका अनुप्रयोग बनाने, एप्लीकेशन आगे आप यूज कर सको, ऐसी फैसिलिटीज बहुत कम है। तो कुल मिलाकर के एक इकोसिस्टम जो है उसी का अभाव है। उसके बाद में अगली जो हम बात करें वो ये है कि भाई अवेयरनेस, लेक ऑफ अवेयरनेस, एआई से रिलेटेड जो जागरूकता है लोगों के अंदर है ही नहीं। बहुत से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही नहीं पता है कि ये चीज है क्या, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में अगला है कि अगर कुछ लोगों को पता भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो भी वो इतने सुस्त हैं या इतने डिसइंटरेस्टेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजनेस के अंदर यूज करने के अंदर। उनको पता है कि भाई आप इस चीज को यूज करोगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है, ठीक है, या चीजें बेटर हो सकती हैं, बट वो पूरे पुराने ढर्रे के ऊपर चल रहे हैं कि चलो ठीक है, काम चल ही रहा है हमारा, ठीक है। ये करके क्या किया जा रहा है कि जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसके अंदर उनको प्रॉपर्ली यूज किया ही नहीं जा रहा है। तो ये भी अपने आप में क्या है, इंडिया के अंदर एक चैलेंज है। उसके बाद में प्राइवेसी से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, ये कंसर्न है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे, देखो इस चीज को समझो कि इसके लिए प्राइवेसी वाली क्या बात हुई, आपको चाहिए बहुत सारा डेटा, और डेटा जहां पर भी आएगा, डेटा वर्तमान समय में असेट है, तो जहां पर भी डेटा आएगा वहां पर उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात होगी ही होगी, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एथिकल इश्यूज ये अपने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। और उसके बाद में बौद्धिक संपदा अधिकारों से रिलेटेड मुद्दे, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी आते हैं, क्योंकि है क्या, ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी नए एडवांस डेवलपमेंट्स किए जाते हैं उनके लिए क्या लेना पड़ता है, आपको पेटेंट लेना पड़ता है, ठीक है। और ये जो पेटेंट है इसका वायलेशन इंडिया के अंदर बहुत ही नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से आईपीआर के लेवल पर भी बहुत सारी समस्याएं जो वो हमारे को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा के अंदर हमारे को अभी एड्रेस करने हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, उसको लेकर के क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, या क्या किस डायरेक्शन के अंदर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को देखना कि जो एक ग्लोबल एआई रिपोर्ट करके आती है, ठीक है, तो जो 2019 की ग्लोबल एआई रिपोर्ट थी, इसके अंदर एक फैक्टर होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर कितने लोग या कितने स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स जो है या कितना मैन पावर जो है वो इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है। इस सेगमेंट के अंदर इंडिया को 9th पोजीशन हासिल हुई थी, ठीक है, कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। इस आधार पर भारत जो है वो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2019 में 9वें स्थान पर रहा था, ठीक है। और इसके अंदर टॉप किसने किया था, तो यूएसए, चाइना और यूके ने इसके अंदर टॉप किया था। उसके बाद में अगली जो चीज है वो ये कि हमने एक टास्क फोर्स जो है उसका निर्माण किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। किस चीज के लिए, कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको बूस्ट अप करने के लिए। ये कब किया हमने, ये किया था हमने अगस्त 2017 में, और 2018 जनवरी 2018 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया था कि हमारे को एक इंटर मिनिस्ट्रियल नेशनल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है उसका गठन करना चाहिए, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। ये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा जो ये डेटा से रिलेटेड पूरा का पूरा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इससे रिलेटेड चीजों को मैनेज करे, कोऑर्डिनेट करे। अभी हमने बात करी थी एक इकोसिस्टम की, ठीक है, कि इकोसिस्टम का अभाव है कि जहां डेटा जनरेट हो रहा है वहां पे फिर आगे उस डेटा को भेजना, उसको प्रोसेसिंग करना, रिसर्च करना, उसके एप्लीकेशंस डेवलप करना, इससे रिलेटेड पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो है ही नहीं। तो वो एक इकोसिस्टम डेवलप करना और उसको कोऑर्डिनेट करना, ये काम कौन करेगा? तो ये मिशन करेगा, ठीक है। चलिए, अगला जो स्टेप इंडिया के अंदर लिया गया है वो ये है कि नीति आयोग ने एक पेपर पब्लिश किया था, ठीक है, वो क्या था? नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इस पेपर के अंतर्गत नीति आयोग जो है उसने 5 एरियाज ऐसे डिसाइड किए थे जिनके ऊपर फोकस किया जाना है। ये एरियाज कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका हेल्थ केयर, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है आपका एजुकेशन, चौथा है स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और पांचवा है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ ऐसे फील्ड थे जिनके अंदर नीति आयोग द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि भाई इन फील्ड्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और बहुत ही फोकस करना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में अगला जो स्टेप है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने 4 कमिटीज का निर्माण किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। हमारे को उन कमिटीज के नाम याद होने जरूरी नहीं है, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगली बात करें तो सीबीएसई जो है उसने 9th क्लास के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है कि आप अगर लेना चाहते हो, उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आईआईटी हैदराबाद जो है वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक स्ट्रीम शुरू की गई है जिसके अंदर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो आपको डिग्री दी जाती है, ठीक है। और वहीं पर आप देखोगे कि एक चीज आप नोटिस करोगे कि हैदराबाद जो क्षेत्र है, या आप ये कह सकते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। अगला ही पॉइंट आप देखोगे कि तेलंगाना जो है उसने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष जो है वो घोषित किया है, तो ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कुल मिलाकर के बात यह है कि इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ सार्थक कदम हमारे को उठाने पड़ेंगे, ठीक है। और स्पेशली इसके अंदर हमारे को ये देखना पड़ेगा कि साउथ सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्व को समझ रहे हैं और उस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और रेस्ट ऑफ जो इंडिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी तक उतना अडॉप्ट नहीं कर पाया है उस दिशा के अंदर, ना इंडस्ट्री लेवल पर और ना ही पॉलिटिकल लेवल पर वो विल पावर देखने को हमारे को मिल रही है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो इस कारण से हमको क्या करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी तरफ बहुत तेज़ी से सार्थक कदम हमारे को उठाने होंगे। चलिए, तो ये था आज हमने पढ़ा पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसके बारे में, और इसके अंदर क्या क्या नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं वो आप इसके अंदर करंट इश्यूज को या करंट डेवलपमेंट्स को शामिल करते रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।